गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, सबको याद था मैसेज क्लास का, या मेरे मैसेज से याद आया? अच्छा, सही है। चलो, हमें करनी है रिवीजन शीट 3। हाँ बच्चों, इसमें कौन सा चैप्टर करना है हमें? EMIAC मैग्नेटिज्म। ओके। हाँ बच्चों, बताओ इसमें। चैप्टर 18। इसमें बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें मिसप्रिंट है। एक्चुअली जो एक्चुअल क्वेश्चन आया था जेई मेंस में, उसमें ना ये करंट मेंशन था आई। उसमें दिया हुआ था कि एक कांस्टेंट करंट जा रहा है। हाँ, क्योंकि अगर आई की वैल्यू ही नहीं होएगी तो आप सोच रहे हो फिर तो मतलब कोई फोर्स ही नहीं आएगी ना, तो कोई सेंस ही नहीं बन रही क्वेश्चन की। राइट बच्चों? तो अगर वो गिवन हो आई, फिर क्या करना होगा? बेसिकली आपको फिर पावर कैसे निकलेगी? यूजिंग डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। अब वर्क डन कैसे निकलेगा? एफ डी एक्स। एफ क्या हो गया? आई बी एल डी एक्स। तो वो इंटीग्रल में बी डी एक्स बच जाएगा। बी में वो एक्सपोनेंट वाली टर्म इंटीग्रेट हो जाएगी, और नीचे टाइम तो आपको गिवन ही है। क्लियर बच्चों? आगे बच्चों। थर्ड। थर्ड बच्चों छोड़ दो। ये ना पहले एक्चुअली जेई मेंस के सिलेबस में ना एक्सपेरिमेंट्स भी होते थे, तो अभी नहीं करना हमें। आगे।
सिक्स्थ क्वेश्चन में स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे चेक करते हैं हम? अगर तो एम वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो स्टेबल हो गया, अगर वो एंटी पैरेलल हो तो अनस्टेबल हो जाएगा। राइट? जो फोर्थ क्वेश्चन है, पहले एक सिंगल वायर है, सेकंड केस में क्या कहा है? कॉइल। मतलब बेसिकली क्या है कि दोनों वायर्स की लेंथ तो सेम है, पर इसके 3 टर्न्स दिए हुए हैं। तो बस बेसिकली आपको देखना है कि क्या प्रोपोर्शनैलिटी होती है। तो आप सोचो कि क्या हो जाएगा कि जब आपने 3 टर्न्स दे दिए तो रेडियस 1/3 रह जाएगा। तो बेसिकली म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक रेडियस से 1/3 आएगा और एक एन खुद 3 है, तो टोटल 9 टाइम्स हो जाएगी। सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें क्या है कि इसमें तो जीरो ही हो जाएगी फोर्स दोनों केसेस में ही। क्योंकि इनर के कारण तो बाहर कोई फील्ड ही नहीं होती। और दूसरे वाले केस में क्या होगा, अगर हम आउटर के कारण सोचेंगे तो सोलेनोइड तो एक तरह से एक लूप ही होता है, तो लूप पे तो फील्ड जीरो ही होती है ना, करंट कैरिंग लूप पे। थर्ड लॉ से भी सोच सकते हो बिल्कुल। आगे 14th क्वेश्चन का बच्चों आंसर आ रहा है? आ रहा है। 8th क्वेश्चन, इसमें तो वो टेंशन के कंपोनेंट्स लेके 8 में टी कॉस थीटा टी साइन थीटा करके, मतलब जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो mg को बैलेंस करेगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो फोर्स बिटवीन टू वायर्स से इक्वेट कर दो, उससे निकल आएगा।
बच्चों 18th क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन बेसिकली मैग्नेटिज्म का नहीं है। ये क्वेश्चन उसका है, ईएम वेव्स का है। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे है, देखो ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 2 cos A cos B वाला फॉर्मूला लगा दोगे, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके की बन जाएगी। क्या फॉर्मूला होता है 2 cos A cos B का? cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B। तो ये क्या बन गया? cos kz माइनस ओमेगा टी प्लस cos kz प्लस ओमेगा टी। अब बच्चों एक बार सोचो जरा, टेक 2 मिनट्स एंड थिंक, इस केस में क्या होना चाहिए? तो सोच पा रहे हो? देखो, अब आप ईएम वेव की प्रॉपर्टी यूज करो। देखो, ईएम वेव की क्या प्रॉपर्टी, देखो, ये बताओ मुझे बच्चों कि ईएम वेव किस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? आई कैप में। ठीक है, अब जो वेव की बच्चों फर्स्ट टर्म है, ठीक है, पहले सिर्फ फर्स्ट टर्म को फोकस करो, के जेड माइनस ओमेगा टी। उससे क्या पता चल रहा है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है? प्लस जेड, राइट। तो आप सोचो, आपकी वेव जा रही है प्लस जेड में, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस एक्स में, आई कैप में, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में हुई? हमें ये तो पता ही है कि फेज का एक्सप्रेशन तो सारा सेम ही आता है एज इट इज, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डायरेक्शन देखनी होती है। मुझे सोच के बताओ बच्चों, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन एक्स डायरेक्शन, वेव इज ट्रैवलिंग इन जेड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? कैसे चेक करते हैं मुझे बताओ जरा, चैट में लिख के बताओ, इसका मेथड क्या होता है? ई क्रॉस बी, राइट। सो व्हाट यू विल डू इज, आपको ई क्रॉस बी से देखना है कि अगर ई आई कैप में है तो बी किस में हो, ताकि जो डायरेक्शन है वो प्लस जेड में आ जाए, तो वो तो सीधा ही आ गया जे कैप, करेक्ट। अब दूसरे के लिए सोचो क्या बन गया। अब दूसरी टर्म के लिए जो वेव है वो माइनस जेड में जा रही है ना, तो उसका क्या एक्सप्रेशन बन गया?
माइनस कॉस ऑफ के जेड प्लस ओमेगा टी। तो ये आपके पास बी की डायरेक्शन आ गई। अब और उस पे क्या करोगे? उस पे फिर कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगा दो। समझ गए? राइट। तो ये आप समझ गए मैं क्यों कह रहा हूँ ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि एकदम पढ़ के समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। हमने ऐसे तो याद किया होता है कि भाई भी फेस सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, तो सोच के ऐसा लगता है कि सब सेम रहेगा, तो यू आर टेम्पटेड टू मार्क फोर्थ ऑप्शन। राइट, लेकिन फोर्थ आंसर नहीं है। अंडरस्टूड? आगे बच्चों। 20th। कोएर्सिविटी अभी पढ़ा नहीं है हमने। वो जो टॉपिक, मतलब वो जो थोड़ा सा पार्ट छूटा हुआ है उस चैप्टर का, उसमें आता है वो। ये बच्चों 19th में मतलब आपके आधे क्वेश्चन तो हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन है वो जो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, जो नहीं होंगे। नेक्स्ट में फोर्थ क्वेश्चन। लूप को आपने प्लेस कर दिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर। तो देखो बच्चों, पहले तो आप ये निकालोगे कि उसमें ईएमएफ कितनी होएगी। ईएमएफ हो जाएगी माइनस पाई आर स्क्वायर डीबी बाई डी टी। फिर हीट कैसे निकलेगी? ई स्क्वायर बाय आर डी टी इंटीग्रल। ठीक है ना, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों। फिफ्थ में आपको क्या करना है कि जैसे ये जो प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट ऊपर को जा रही है। तो जैसे मान लो अभी हम प्लेट के लेफ्ट साइड पे बात करें, तो प्लेट के लेफ्ट साइड पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लेता हूं,
ये एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों। इस इलेक्ट्रॉन पे किधर को फोर्स लग रही होगी? इसकी वेलोसिटी v है ऊपर को, तो उसके ऊपर क्या होगा? इस पे फोर्स किधर को आ गई? v क्रॉस b, राइट की तरफ। और अब इसके ऊपर जो हम क्या चाहेंगे कि फॉर इक्विलिब्रियम इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है वो फिर राइट को नहीं चाहिए, E इंटू ई। तो इससे आपका बन गया E इज इक्वल टू ई वी बी। तो E का मैग्नीट्यूड तो आ गया वी बी, राइट। और वो होगा क्या? जो भी यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा वन, तो वो सिग्मा वन बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इससे आपका सिग्मा वन जो है वो एप्सिलॉन नॉट वी बी आ गया। ठीक है। जो राइट साइड वाली प्लेट है उस पे भी सारा कुछ सेम करना है, बस क्या फर्क आएगा सोचो? मतलब वहां पे जब फोर्स आपको लेफ्ट की तरफ चाहिए, है ना, तो वो लेफ्ट की तरफ फोर्स कैसे आएगी? अगर राइट साइड वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा तभी वो अपनी तरफ फोर्स लगाएगी ना। तो ये फर्क आएगा। आगे बच्चों। ये सेवेंथ का बच्चों आंसर नहीं दिया हुआ, ये नोट कर लो जो मैंने लिखा हुआ है। म्यू नॉट पाई ए स्क्वायर ओमेगा आई साइन ओमेगा टी होल अपॉन टू बी। राइट। आगे बच्चों एसी। हाँ, ये फोर्थ का आंसर ठीक कर लो, थ्री आएगा। आगे बच्चों। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ में क्या करना है? ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सी, इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा, मतलब आपको क्या कहा है कि एक एलसीआर सर्किट है जिसमें आपको ये भी कह दिया कि इसको कंपेयर करो डैम्प्ड पेंडुलम से, डैम्प्ड ऑसिलेशन से, राइट। और जो आपको ग्राफ दिए हुए हैं वो ग्राफ क्यू स्क्वायर की फॉर्म में है ना, क्यू स्क्वायर और एल को कंपेयर करना है हमें। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? मतलब बताओ क्यू स्क्वायर की टर्म बच्चों कैसे बनेगी, ये बताओ। किस एक्सप्रेशन से क्यू स्क्वायर की टर्म बनेगी?
एनर्जी से, है ना? बट क्या इस केस में बच्चों एनर्जी कांस्टेंट होएगी? रेजिस्टेंस भी है और वो डैम्पिंग की बात कर रहे हैं, राइट? तो एनर्जी जो है वो विद टाइम कम हो रही होगी, राइट? एनर्जी कम हो रही होगी तो क्यू स्क्वायर वाली टर्म भी छोटी हो रही होगी। राइट? तो वो जो थ्री है, मेरे ख्याल पीछे आंसर थ्री दिया हुआ है, तो आप समझ रहे हो कि थ्री तो हो ही नहीं सकता। अगली बात, बच्चों डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो कैसे वेरी करता है टाइम के साथ? क्या एक्सप्रेशन होता है? ये डैम्प्ड ऑसिलेशन में पढ़ा होना चाहिए, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू पावर माइनस बी टी बाई टू एम वाला कुछ होता है ना? अभी जो क्यू मैक्स है ये क्या है? चार्ज का एम्पलीट्यूड ही है। तो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली कम होना चाहिए, ये बात मानते हो? तो तो टू ऑप्शन कट गई, बचा वन और फोर। अब वन और फोर में से कैसे देखोगे बच्चों? जितना इंडक्टर बड़ा होगा वो क्या करेगा? इंडक्टर का काम क्या होता है? स्लो डाउन करना चीजों को। तो जितना इंडक्टर बड़ा होगा वो क्या करता जाएगा? स्लो कर देगा चार्ज के डिके को, राइट? तो उसके हिसाब से फिर क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है आई थिंक L1 बड़ा है L2 से, है ना? तो उस कारण से क्या होगा? वो स्लोली होगा, तो इसलिए आंसर फोर आ गया। अंडरस्टूड? एक बच्चों, सिक्स्थ और सेवंथ के आंसर्स भी गलत हैं। सिक्स्थ का वन है, सेवंथ का फोर है। आगे। तो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि जब सी के साथ हमने एडिशनल सी डैश लगा दिया तो पावर फैक्टर जो है यूनिटी बन गया। पावर फैक्टर यूनिटी कब बनता है? जब एक्सएल इक्वल टू एक्सी है, करेक्ट? तो अब ये एक्सी कौन सा है? नेट एक्सी मिला के, राइट?
मतलब सी और सी डैश के कॉम्बिनेशन का, मतलब इसको मैं लिखूं, सी नॉट लिख देता हूँ। तो मतलब सी नॉट जो है वो 1/ओमेगा स्क्वायर एल होना चाहिए। ठीक है, मतलब अब ये सी नॉट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड सी डैश। तो बस अब आप ऑप्शन से देख लो कि कैसे, किस केस में, सीरीज और पैरेलल वाले केस में कॉम्बिनेशन बना के जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो 1/ओमेगा स्क्वायर एल बन जाएगी। राइट, आगे। डन बच्चों? जशन, 19th। नाइन्थ क्वेश्चन बिल्कुल आपके मॉड्यूल का है यार, एग्जैक्ट मॉड्यूल में 2-3 क्वेश्चन है सेम। क्या करना होता है इसमें आपको? आपको लैंप की रेजिस्टेंस पता चल गई, कितनी है? 8। अब करंट कितना होना चाहिए? 10 एम्पेयर होना चाहिए। तो अब सेकंड केस में आपका एक एसी सर्किट है, जिस जिसमें कि रेजिस्टेंस तो आई गई और इंडक्टर हम लगा रहे हैं, तो एलआर सर्किट हो गया। वो एलआर सर्किट की इम्पीडेंस इस तरीके से निकालनी है कि जो करंट हो उसमें वो 10 हो। ठीक है, समझ गए? मतलब ये कंडीशन बन जाएगी आपकी 220/XL² + R² = 10। आगे। नहीं नहीं, हमें वही इक्वेट करना होता है, मतलब डीसी को आरएमएस से ही इक्वेट करना होता है। जशन, कहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 19? मुझे तो मिल नहीं रहा कहीं। 19th चैप्टर का।
19th चैप्टर में क्या? 9th नहीं होगा अभी। और कुछ बचो? फिफ्थ क्वेश्चन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, चार्ज रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन क्रॉसिंग द वाई एक्सिस लिखा है ये, एट डिस्टेंस डी। तो बेसिकली बच्चों क्या बन जाएगा ये? इस तरीके का बन जाएगा ना, ऐसे जा रहा है और वो इस तरह चला गया, तो ये जो डी है वो डायमीटर बन जाएगा ना उसका। और हाफ टाइम पीरियड हो जाएगा। राइट बच्चों? और कुछ बचा इन चैप्टर्स में? बच्चों खत्म करें इसको, क्लास को। शीट 1 कर लेते हैं डिस्कस। कौन सा पेज है इस पे बच्चों? यही है। बताओ बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, जब एक कॉइल के थ्रू करंट पास करते हैं हम, तो ये उस टाइप की सिचुएशन बन गई कि मतलब सेम डायरेक्शन में करंट, तो जब सेम डायरेक्शन में होगा तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो इसलिए जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, जीरो वर्क डन, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन हमेशा जीरो होता है। सोचना ही नहीं है तो। फिफ्थ का अगर गलत दिया है तो ठीक कर लो प्लीज। ट्वेल्थ क्वेश्चन, पहले टू है,
magnet is cut along its length into three equal parts, and these parts are then placed on each other with their like poles together. The time period of this combination will be. हाँ जी, इसमें क्या हो जाएगा ट्वेल्थ में? We know the formula for time period, 2 pi root I by mb. Along its length कट की है, ऐसे, और फिर एक के ऊपर एक रख दिया, फिर तो सेम ही हो गया, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, टू ही आ जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला नोट कर लो बच्चों। 2 pi root I by mb. I is moment of inertia, m is magnetic moment. तो इस आगे बच्चों, नाइनटीन्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स जो है वो कैंसल आउट होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन से कर लो, बहुत ज्यादा इजी है। अगर हम मैथमेटिकली लिख देंगे, वो सॉल्व करना मुश्किल है कि क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी इज जीरो। तो कौन सी ऑप्शन उसको सेटिस्फाई करती है, ये देखना है हमें। ठीक है, 17th क्वेश्चन। इसमें बच्चों क्या होगा? जब तो a/2 है तो वायर के अंदर वाला फॉर्मूला लगेगा, वो म्यू नॉट जे आर बाई टू वाला। और जब 2a है तो सिंपल म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर वाला लगेगा। समझ गए? 23rd क्वेश्चन। इसमें आपको कहा है कि जो करंट है वो बेसिकली वो जो इस तरह से फ्लो कर रहा है, लाइक दिस। और आपको सेंटर पे फील्ड निकालनी है। तो ये आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि ऐसे थीटा पे एक छोटा सा एलिमेंट लेके आर डी थीटा, इसके कारण जो फील्ड होएगी सेंटर पे, बताओ बच्चों किधर को होएगी? इस तरह से होएगी।
ठीक है ना? तो बताओ, जब आप सारे पार्ट्स लोगे तो कौन सा कंपोनेंट बचेगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? मतलब सॉरी, एक्स या वाई? तो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा अगर आप सारे अलग अलग पार्ट्स लोगे? वाई कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट बच जाएगा। ठीक है जी। और बच्चों, बी और सी में डायरेक्शन से देखोगे ना आप, कि वी क्रॉस बी की डायरेक्शन ई के ऑपोजिट आनी चाहिए। और बच्चों, 12th क्वेश्चन। बच्चों 12th कैसे करना चाहिए बताओ? डायमेंशनली। बच्चों, डायमेंशनल को भूला मत करो। सबसे फास्ट हमेशा डायमेंशनल से होगा, प्लीज रिमेम्बर। दूसरे तरीके से इंटीग्रेशन से तो होएगा ही नहीं कभी। सेवनटीन, energy supply will supply a constant current into the load if its internal resistance is। बच्चों ये क्या है, मतलब दिस इज नथिंग बट अ बैटरी।
एनर्जी सोर्स का क्या मतलब है? हम कह रहे हैं कि मतलब कि बैटरी करंट प्रोवाइड करे, ठीक है? तो मतलब ऐसा ना हो कि बैटरी खुद करंट अपने अंदर से पास करवा रही हो। तो बताओ उसके हिसाब से फिर कौन सा आंसर बन जाएगा 17th में? फिर तो मतलब फिर तो बी सी डी तीनों ही बन जाएंगे। विल सप्लाई अ कांस्टेंट करंट। अच्छा, कि मतलब इसका मतलब है कि एक्सटर्नल उस पर डिपेंड ही ना करे। कांस्टेंट वर्ड है कि हम कह रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही ना करे। तो करंट होगा क्या? ई ओवर आर प्लस आर। ये ऑप्शन से ही बच्चों हम आइडिया लगा सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली ई बाय आर ही हो जाएगा, अगर स्मॉल आर इज मच ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो फिर उसके अकॉर्डिंग ए आंसर बन जाएगा, राइट? ये ठीक कर लो। ए आएगा इसको। आगे। 27th का ये स्टैंडर्ड एल आर सर्किट बन गया। आपको पूछा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल, ठीक है? पहले तो ऐसे ही सोच के देखें, सीधा निकाल सकते हैं हम। अ, देखो टी इक्वल टू जीरो पे क्या आना चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप? टी इक्वल टू जीरो पे रेजिस्टर के थ्रू तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उसके थ्रू तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो मतलब आउटर लूप सोचो, तो इंडक्टर के अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस? 12 होगा, है ना? और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे इंडक्टर के अक्रॉस जीरो हो जाएगा। तो ए बन जाएगा आंसर। ये ठीक कर लो। थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन। चार्ज क्यू
नॉन कंडक्टिंग डिस्क, डिस्क रोटेट कर रही है। और चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें क्या होगा बच्चों? अगर ऐसे एक डिस्क रोटेट कर रही है, अगर हम उस डिस्क के अंदर एक रिंग लें ऑफ रेडियस आर, ठीक है, और थिकनेस डी आर, तो इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना हो गया? क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। ये तो हुआ इस रिंग के ऊपर चार्ज। तो करंट क्या बन जाएगा? चार्ज अपॉन टाइम, टाइम पीरियड क्या हो गया? 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है जी। तो हमें तो खैर कैपिटल आर के साथ ही प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है। तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? म्यू नॉट, इस एक रिंग के कारण वो आएगी म्यू नॉट आई बाय 2 आर। तो आप देखो कि फिर ये क्या बच गया एक्सप्रेशन में? मतलब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हर रिंग के लिए, है ना? तो ये एक्सप्रेशन में आपके क्या आएगा? आर तो कट गया, डी आर बाई आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई 0 से R। तो बेसिकली 1/R के प्रोपोर्शनल आएगा। तो सी आंसर बन जाएगा। ठीक है। ये मतलब मैंने सॉल्व इसलिए कराया क्योंकि ये मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकता है क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन से करो। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है? क्यू। अब हमें कहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कैपेसिटर के बाद बाद में जो एनर्जी है वो हाफ हो गई। तो क्यू स्क्वायर बाय 2c इज हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो इससे वो क्यू बाय रूट 2 आ गया। राइट।
32 में टाइम कांस्टेंट ही पूछा होगा बस, और क्या होगा? नहीं बट फिर दो क्यों है? ऐसा होगा ना, टाइम कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ, ये पूछा होगा। और आपका तो फर्स्ट से ही आंसर आ ही जाएगा टाइम कांस्टेंट से अपना। निकल आएगा इससे बच्चों। कैसे निकाला टाइम कांस्टेंट? देखो हाफ लाइफ तो उससे दिख रही है ना कि 200 सेकेंड्स में, देखो एग्जैक्टली 1/4 रह गई, नहीं 1/5, 25 से 5 वोल्टेज। थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए बच्चों ग्राफ और वैल्यूज। एक्चुअली ये नहीं बता चल रहा कौन सी वैल्यू कोई एग्जैक्ट है, कौन सी अप्रोक्सीमेट है। ठीक है बच्चों, 32 में मतलब करना क्या होगा? मतलब आपको अगर अलग अलग वैल्यूज दी होंगी तो उसको आप ग्राफ की इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हो ना। मतलब ग्राफ पे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर उनको आप सीधा सीधा इक्वेशन से कंपेयर कर लोगे, उससे हो जाएगा इक्वेशन में पुट करके। 31 में 1/r के प्रोपोर्शनल आएगा, क्योंकि ऊपर डी आर भी तो है, डी आर इंटीग्रेट होके एक आर बन जाएगा, तो वो आर नीचे आर स्क्वायर से कट होके एक आर बचेगा ना। और कोई बचाओ? 17 पे हम बस ये बता रहे हैं कि किस कंडीशन में मतलब बैटरी से कांस्टेंट करंट ही आएगा, मतलब उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी लगाई हुई है।
और बच्चों, ये 30th ना, जैसे अभी हमने किया था वैसा ही है। देखो आपको क्या कहा है कि पहले क्यू नॉट है, और आपको पूछा है कि अब टाइम एट विच एनर्जी स्टोर्ड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो बेसिकली एसएचएम का कंसेप्ट लो। आपको क्या चाहिए कि चार्ज कब क्यू नॉट से क्यू नॉट बाय रूट टू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या लोगे आप? क्योंकि इनिशियली चार्ज क्यू नॉट है, तो हम साइन वाली इक्वेशन लेंगे या कॉस वाली? कॉस, है ना? तो आपका बन गया Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। Q को डालो क्यू नॉट बाय रूट टू, ओमेगा को डालो 1/√LC, उससे निकल आएगा। राइट। डन बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।